हेलो डियर, आपका फिर से स्वागत है भाई अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम अगला कंसेप्ट करेंगे, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। और यहाँ पर आपकी क्या चल रही है, सिमिलरिटी का कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, जैसे जो अपनी प्लेन ज्योमेट्री है, एक बार मोटा मोटा बता दूं मैं आप कहाँ पर हो। प्लेन ज्योमेट्री के अंदर एक पार्ट होता है लाइन्स एंड एंगल्स, उससे अगला पार्ट होता है ट्रायंगल्स, उससे अगला पार्ट होता है चार साइडों वाले क्वाड्रिलेटरल्स, उससे अगला पार्ट होता है पॉलीगन्स, फिर होता है सर्कल्स, फिर उसके बाद आता है मिसलेनियस थ्योरम्स। ये सारे पार्ट होते हैं प्लेन ज्योमेट्री में, ये हम कर चुके हैं। सबसे बड़ा पार्ट ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर हम बेसिक चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक थ्योरम ट्रायंगल के, उसके बाद पाइथागोरस कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी कर चुके हैं, तो उसके बाद हम सिमिलरिटी कर रहे हैं। सिमिलरिटी, ट्रायंगल अपने आप में सबसे बड़ा टॉपिक है और ट्रायंगल का सबसे बड़ा टॉपिक है सिमिलरिटी। तो इसके अंदर कुछ वीडियोज जाएंगी, उसके बाद ट्रायंगल का अगला कंसेप्ट, ऐसे करके हम क्वाड्रिलेटरल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया कि जर्नी में हम कहाँ तक आ चुके हैं। चलिए जी, तो अगला कंसेप्ट है भाई सिमिलरिटी के अंदर कि ऐसी कोई सिचुएशन है जब सिमिलर ट्रायंगल्स पैदा होती हैं। कौन सी सिचुएशन है, अगली सिचुएशन देखो, उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसमें अगर मैं साइड ए बी का एक मिड पॉइंट है और साइड ए सी का एक मिड पॉइंट है, अगर मैं उनको मिला दूं तो ये डी जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू डी बी। और ई जो है मिड पॉइंट है यहाँ का, तो यानी कि ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये इसको किस रेशियो में बांट रहा है, 1:1। ये भी मिड पॉइंट है तो किस रेशियो में बांट रहा है, आप बोलोगे सर 1:1। तो ये लाइन जो है ये बिकॉज इनको सेम रेशियो में बांट रही है, इधर से भी इधर से भी, तो इसका मतलब ये पैरेलल होएगी। हाँ जी सर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कि अगर आप एक लाइन बना रहे हो, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो किसी भी ट्रायंगल में, जो कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है, तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्यों, ये समझ में आ गया? क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है, इसको भी सेम रेशियो में बांट रही है, इसको भी सेम रेशियो में बांट रही है, तो इसका मतलब ये बेस के पैरेलल है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में वाइस वर्सा हैं, वाइस वर्सा ट्रू है कि अगर बेस के पैरेलल खींच दी, अगर बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी वो लाइन दोनों इन लाइनों को। अगर कोई लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि वो बेस के पैरेलल है। अगर बेस के पैरेलल खींच दी मीन्स सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है मीन्स बेस के पैरेलल। ठीक है जी, ये तो समझ गया। ओके, समझ गया है ना। तो अब छोटी ट्रायंगल की साइड ए डी ई, छोटी ट्रायंगल है तो छोटी ट्रायंगल की साइड डी ई बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड बी सी, ये किसके बराबर होगी बताओ? तो मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि ये जो है ये इसके पैरेलल है। जैसे ही ये इसके पैरेलल प्रूव हुई, आपको पता चल गया कि छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर। अगर ये सिमिलर हैं तो यानी कि छोटी ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड ए डी बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड ए बी शुड बी इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड ए ई बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड ए सी शुड बी इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड डी ई बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड बी सी। और हमें एक बात पता है कि अगर ए डी की लंबाई 1 है तो ए बी की लंबाई 2 है। भैया ए डी की लंबाई 1 यूनिट है तो डी बी की 1 यूनिट है। क्यों सर? क्योंकि मिड पॉइंट है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो ए डी की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो उससे डबल है ए बी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2। तो जो लाइन आपने बनाई है किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़कर, वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, प्लस वो तीसरी लाइन से हाफ होगी। ये प्रूव हो गया। क्लियर है? वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी प्लस वो तीसरी लाइन के हाफ होगी। बस ये दो ही पॉइंट है। बाकी मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी।
ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये क्या है, इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ने से बनाई गई एक लाइन बन रही है, उसका कुछ चीज़ों के साथ रिलेशन बता रही है। ठीक है, ओके, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। तो ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस किसका है, मैंने आपको बताया है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप बेस के पैरेलल लाइन खींच दोगे, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर भी जो लाइन है वो बेस के पैरेलल ही खींची गई है, बस वो इसको 1:1 रेशियो में बांट रही है, इसको 1:1 रेशियो में बांट रही है। यहाँ पर मैंने बोला था कि चाहे किसी भी रेशियो में बांट रही हो, अगर ये लाइन बेस के पैरेलल है तो इधर m:n रेशियो में बांटेगी, तो इधर भी m:n रेशियो में बांटेगी। इसी का एक स्पेशल केस ले लिया, वो वाली लाइन ले ली जो इन दोनों को 1:1 रेशियो में बांट रही हो, यानी कि जो इन दोनों को बराबर बराबर बांट रही हो बस। ठीक है, तो इसी का एक स्पेशल केस है ये, कोई अलग से चीज़ नहीं है। वही सारी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर लागू होती है। ठीक है भाई, तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें कर लें फिर। चलो, तो मान लो ए बी का मिड पॉइंट है। यहाँ पर कई बच्चों को ये लगेगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में है या आइसोस्केलस में है, कैसे, कोई भी तिरछी ट्रायंगल ले लो, अपनी शक्ल जैसी कोई भी बना लो, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट ये हो गया डी, ए सी का मिड पॉइंट ये हो गया ई। तो मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो डी ई जो है इसके पैरेलल होएगी, डी ई जो है बी सी से हाफ होएगी, क्लियर है। और डी ई जो है ऑफ कोर्स इनको 1:1 रेशियो में बांट रही है। ठीक, अभी तक ये क्लियर है। अब जो छोटी ट्रायंगल है और जो बड़ी ट्रायंगल है उनकी साइड्स का क्या रेशियो है, उनकी वन डायमेंशनल चीज़ों का क्या रेशियो है। छोटी ट्रायंगल है ए डी ई और बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, इनकी वन डायमेंशनल चीज़ों का क्या रेशियो है। छोटी ट्रायंगल की साइड क्या है, अगर 1 यूनिट है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड कितनी है, 2 यूनिट है। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो 1:2। तो इनकी 2 डायमेंशनल चीज़ों का क्या रेशियो होगा, यानी कि इनके एरियाज़ का क्या रेशियो होगा, कोरस्पॉन्डिंग एरियाज़ का। तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 1:4। यानी कि अगर छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना है, 4 यूनिट। तो पूरी का 4 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट यहाँ पे है, तो बाकी का 3 यूनिट यहाँ होगा। जी हाँ, क्लियर है। तो ये चीज़ बार बार यूज़ होगी, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लो। थोड़ा सा ऐसे आप करने के लायक होने चाहिए। क्या करने के लायक होने चाहिए, अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि भैया कि अगर ए बी 2 है, बी सी 3 है, तो आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि छोटी ट्रायंगल की साइड 2, बड़ी ट्रायंगल की साइड 5, ये इनकी साइड का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो है 4:25। अगर ये 4 है तो 25 - 4 ये 21 है। इतना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे चल सकता है आपका दिमाग। ऐसे ही अगर ये मिड पॉइंट है तो भैया इसकी साइड 1 है, छोटी वाली ट्रायंगल की साइड 1 है, तो बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 2 है, मन ही मन में। तो 1:2 रेशियो, तो 1:4 एरिया का रेशियो है। ये 1 है तो पूरी का एरिया 4 है, यानी कि इसका एरिया 3। ठीक, क्लियर है भाई, हैं? आगे बढ़ जाऊं फिर? हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे सॉल्व। बताओ। PQR is a triangle. S and T are midpoints of the sides PQ and PR. S and T are midpoints of side PQ का midpoint है S, PR का midpoint है T। अगर ये midpoint है तो वो सब कुछ true है जो मैंने आपको बताया है। Which of the following is true? ट्रायंगल PST is similar to ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PST PQR के सिमिलर है, जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, ST इज हाफ ऑफ QR। ST इज हाफ ऑफ QR, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको। ST इज पैरेलल टू QR। ST इज पैरेलल टू QR, जी हाँ
यानी कि ऑल आर ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली उन्होंने जो भी अपना थ्योरम है, थ्योरम बोल सकते हैं हम इसको, मिड पॉइंट थ्योरम, जो भी थ्योरम है उसी की डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए ये बताओ अब, D is any point on side AC of triangle ABC साइड AC पर कोई पॉइंट है D, ठीक है, उसने बताया नहीं कहां पर है, कहीं पर भी ले लेते हैं, ये लो। इफ P Q X Y आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है P, ठीक है भैया, ये P जो है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BC का मिड पॉइंट है Q, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ऐसे मत कर देना यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, उसका मतलब होता है कि जहां पर एक एक लाइन आपने खींची है, यानी कि बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ए पी, क्योंकि यहाँ पर भी एक एक लाइन खींची है, तो ऐसे अलग से डिनोट करेंगे, दो दो लाइन से कर दिया। ठीक है, एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये ए डी है, इसका मिड पॉइंट है भैया एक्स। अब इनको ऐसे मैं अलग बना दिया, ऐसे ये ऐसे लहर वाली है, ये इसके इक्वल है। अब हर एक बार ऐसे डंडे थोड़ी खींचते रहेंगे, तीन डंडे से बहुत गंदा लगेगा ये। डीसी का मिड पॉइंट है भैया वाई, ठीक, ऐसे गोला बना दिया मैंने, ये डी वाई इज इक्वल टू वाई सी। ओके सी, देन रेशियो ऑफ पी एक्स एंड क्यू वाई, तो ये बोल रहे हैं कि पी एक्स और क्यू वाई का रेशियो बताओ, पी एक्स और क्यू वाई का रेशियो बताओ भाई, बताओ क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। यूज द थिंग विच इज लोकेटेड बिटवीन योर ईयर्स, दिमाग को यूज करो। अगर मैं बीडी को ज्वाइन कर दूं तो, वो वाली बीडी नहीं जो आप लोग पी रहे होते हो, ये बी और डी, बीडी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। अब आप देखो ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में ध्यान से, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर पी जो है वो मिड पॉइंट है इस ए बी का, एक्स जो है मिड पॉइंट है ए डी का। अच्छा जी, तो एक लाइन बनाई है ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़कर, तो ये जो लाइन है ये एक तो तीसरी वाली के पैरेलल होएगी, आप बोलोगे जी हाँ, और इससे हाफ होएगी, यानी कि पी एक्स जो है ए डी का हाफ है, यानी कि अगर सॉरी बी डी का, अगर बी डी की लंबाई 2 यूनिट है तो पी एक्स की लंबाई 1 यूनिट है। अब बोलोगे जी हाँ सर। अब आओ ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी के अंदर क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, वाई मिड पॉइंट है डी सी का, तो एक ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़कर एक लाइन खींची गई है, मिड पॉइंट्स को जोड़कर, तो ये लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होएगी प्लस उससे हाफ होएगी। अगर ये 2 यूनिट लंबाई की है तो ये 1 यूनिट लंबाई की, ठीक। तो देखो क्यू वाई पैरेलल है बी डी के और पी एक्स पैरेलल है बी डी के, दोनों सेम लाइन के पैरेलल है, तो आपस में पैरेलल होगी। जी हाँ सर, इसकी आधी ये है, इसकी आधी ये है, सेम चीज की आधी है, तो दोनों की लंबाई भी सेम होगी। क्या है? देन रेशियो ऑफ पी एक्स इज टू क्यू वाई, तो पी एक्स और क्यू वाई का रेशियो क्या है भाई? 1:1। ठीक है, ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आगे हम करेंगे डिटेल में इसको। एक फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, डी सी और ए बी पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं, ऐसे ही ए डी और बी सी पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल भी ये वाले इक्वल है और ये वाले भी इक्वल है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बता दूं एक ऐसी फिगर है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हमें पता लग जाता है वो पैरेललोग्राम है। अब करो इन्हें पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एच, तो ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट है भाई एच,
यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है h, यानी कि AH इज इक्वल टू BH। द लाइन पैरेलल टू DH, एक लाइन है जो कि DH के पैरेलल है, ठीक है भैया। द लाइन पैरेलल टू DH एंड पासिंग थ्रू B, और B से पास हो रही है और DH के पैरेलल है, ठीक है, ऐसे तभी इसके पैरेलल होएगी। पासिंग थ्रू B मीट्स एक्सटेंडेड AD को एक्सटेंड करने पर उसे K पर मिलती है, ठीक, यानी कि ऐसा कुछ सीन है। लाइन पैरेलल टू DH पासिंग थ्रू B मीट्स AD को बढ़ाने पर एट K, ठीक है जी। इफ BC इज 6, अगर BC की लंबाई 6 है तो भाई देखो, अगर BC की लंबाई 6 है तो AD की लंबाई भी 6 होगी, एक तो ये क्लियर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मैंने बताया, और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है, पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, देन डी के इज इक्वल टू, तो डी के की लंबाई क्या होगी बताओ, सोचो कैसे करोगे। अगर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप ये देखो उसने इन्फॉर्मेशन दी क्या है, उसको उसी को यूज़ करना है, ठीक है सर। उसने मुझे बता दिया कि एच मिड पॉइंट है, हाँ जी सर, और उसने मुझे बता दिया कि एच डी जो है वो बी के पैरेलल है, ठीक है सर। तो ट्रायंगल ए बी के में देखो, ट्रायंगल ए बी के बेस के पैरेलल एक लाइन है, अच्छा सर, तो अगर ये बेस के पैरेलल एक लाइन है और ये मिड पॉइंट है, तो ये इसको 1:1 रेशियो में बांट रही है, यहां पर भी 1:1 रेशियो में बांटेगी, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। समझ में आ गई बात, या एक बार फिर से बेसिक को रिपीट करूं, देखो अगर मैं ये बोलूं एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाई है, तो अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाई है यानी कि वो बेस के पैरेलल होएगी और इनको सेम रेशियो में बांटेगी। अगर एग्जामिनर ने ये बताया है कि ये लाइन बेस के पैरेलल है और इधर मिड पॉइंट है, तो यानी कि इधर भी मिड पॉइंट होएगा, इधर 1:1 रेशियो में बांट रही है तो उधर भी 1:1 रेशियो में बांटेगी, यानी कि मिड पॉइंट होएगा। तो ये लाइन बेस के पैरेलल है, इधर मिड पॉइंट है, यानी कि 1:1 रेशियो में बांट रही है, तो उधर भी 1:1 रेशियो में बांटेगी, ये 6 है तो ये भी 6 है। तो डी के इज इक्वल टू 6, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है भाई, P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB का मिड पॉइंट है भाई P, यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। फ्रॉम B ए लाइन पैरेलल टू PD, तो B से एक PD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी गई है, तो अब की बार यहां से बनाऊंगा मैं, पिछली बार गंदा सा काम हो गया था, ये लो। फ्रॉम B ए लाइन पैरेलल टू PD इज ड्रॉन विच कट्स DC at Q and meets extended line AD at R, क्लियर है, ओके से। देन BR इज इक्वल टू, तो ये जो BR की लंबाई है ये किसके बराबर है, तो ये BQ के टर्म में पूछ रहा है कि BQ के बराबर है, उससे डबल है, उससे आधी है, क्या है, या कुछ नहीं है, सोचो। चलो BQ को बाद में ले लेंगे, या फिर मैं आपको हिंट देता हूँ, BQ के कंपैरिजन में पूछ रहा है, तो कोई नहीं, यूनिट्स को 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे लिख लेना, लंबाइयों को करने की कोशिश आप कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप कर लोगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रायंगल RAB में देखो, ट्रायंगल RAB के अंदर बेस के पैरेलल एक लाइन खींचती, तो अगर यहाँ पर ये 1:1 रेशियो में बांट रही है, तो यहाँ पर भी ये लाइन दूसरी वाली लाइन को 1:1 रेशियो में बांटेगी, यानी कि AD की जो लंबाई है वही DR की लंबाई है, ये दोनों बराबर हैं, हाँ जी सर, ओके। अब आगे देखो, ये जो लाइन है ये यहाँ पर भी मिड पॉइंट पर काट रही है और इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट पर काटेगी, जी हाँ सर ये क्लियर है। तो ये दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है लाइन, हाँ जी सर, तो ये तीसरी वाली लाइन से हाफ होएगी, हाँ जी सर, और उसके पैरेलल होएगी, ये हम क्लियर है, जी हाँ सर, ठीक है। यानी कि अगर BR की लंबाई 2 यूनिट है
तो इसकी लंबाई 1 यूनिट होगी, इस थर्ड वाली लाइन से हाफ होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, सोचो, एक इंटरेस्टिंग स्टेप है, हिंट देता हूं। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्या कोई नया पैरेललोग्राम बन रहा है? क्या कोई नया पैरेललोग्राम बना है? एक तो मेन पैरेललोग्राम था ABCD, उसके अलावा और कोई पैरेललोग्राम बन गया है क्या? ये दोनों साइडें पैरेलल हैं। अगर आप इसे देखोगे ध्यान से, ये देखो, ये इसके पैरेलल है, आप बोलोगे जी हाँ सर। और ये इसके पैरेलल है, आप बोलोगे सर कैसे? अरे ये तो मेन पैरेललोग्राम का ही तो हिस्सा है, ये दोनों लाइनें मेन पैरेललोग्राम की 2 साइडें थी, उन्हीं का हिस्सा है, तो ये दोनों टुकड़े भी पैरेलल होंगे। जी हाँ सर। ऑपोजिट वाली साइड्स अगर पैरेलल हैं तो ये भी पैरेललोग्राम है। जी हाँ सर। क्लियर है? तो अगर ये D से लेकर P तक ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पूरा 2 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 2 यूनिट है। तो ठीक है, वो क्या पूछ रहा है कि BR की लंबाई, तो BR की लंबाई जो है वो BQ के कंपैरिजन में डबल है। BR की जो लंबाई है वो RQ के कंपैरिजन में डबल है। ठीक है, इन दोनों के रिलेशन में पूछ सकता था वो आपसे, तो दैट इज डबल ऑफ PQ। अगर आपको ये वाला पैरेललोग्राम इजीली नहीं दिखा तो टेंशन नहीं लेनी, सबको प्रॉब्लम आई होगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अगर आप मुझे जुडिशियसली फॉलो कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उसे मान रहे हैं, अगर किसी जगह आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 99% ऑफ द टाइम आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि बाकी सबको भी उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। या तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ दूं समझाने में, तो आपको प्रॉब्लम आ जाए, और जो बच्चे और बढ़िया तरीके से उसे समझ पा रहे हैं वो समझ जाएं। तो मैं कमी नहीं छोड़ रहा 1% भी, कुछ एक्स्ट्रा ही समझा दे रहा हूँ, जिसके कारण आपको हो सकता है वीडियो की स्पीड तेज करनी पड़े, मैं भी कुछ स्टूडेंट को। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो सबको आ रही होगी, बताओ। The 4 triangles formed by joining the pairs of midpoints of the sides of a given triangle are congruent if the given triangle is। कहना क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है 4 triangles formed by joining the pairs of midpoints of the sides, यानी कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना ली, ये इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। AB का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E, और BC का मिड पॉइंट है F। तो इनके मिड पॉइंट्स के पेयर्स, पेयर यानी कि 2-2 के जोड़े, इनको मैंने जोड़ा, फिर इन 2 को मैंने जोड़ा, फिर इन 2 को मैंने जोड़ा। तो अब जो 4 ट्रायंगल बन गई ये कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर जो ट्रायंगल हमारे पास है वो आइसोस्केलस हो तो, इक्विलेटरल हो तो, या राइट एंगल ट्रायंगल हो तो, या फिर किसी भी शेप की हो तो। यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल बनाई है वो मैंने रैंडम बनाई है। मैंने ये नहीं बोला कि ये तीनों साइड इक्वल हैं, 2 साइड इक्वल हैं, या इसके अंदर एक राइट एंगल है, रैंडम बनाई है। अगर इसके अंदर भी कॉन्ग्रुएंट हुई ये चारों, तो यानी कि किसी भी ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखते हैं, देखो कोशिश करो, मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाना है बस। एक एक करके पकड़ते हैं भाई। सबसे पहले मैं ऐसे करता हूं कि ट्रायंगल ABC के अंदर इस बेस के, बिकॉज ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाई गई है, तो इस बेस के पैरेलल हो जाएगी, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई है तो बेस के पैरेलल और बेस से हाफ है, तो इसकी लंबाई मैंने मान ली है जी x। तो अगर इसकी लंबाई x है तो इस पूरे बेस की लंबाई क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर 2x। F मिड पॉइंट है भैया, देखो इससे ये हाफ है, इसकी लंबाई x है तो ये पूरी 2x है। ओके, पूरी लंबाई 2x होगी, तो F मिड पॉइंट है तो वो 2x को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये भी x है तो ये भी x है। ठीक है सर, समझ गए? अब की बार ट्रायंगल ABC के अंदर बेस को मान लो AC, इस AC के, या फिर बेस मानने की क्या जरूरत है, इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन बनाई, तो ये तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी और उससे हाफ होगी। ठीक है सर, तो अगर इसकी लंबाई मैं y मान लूँ तो उस वाली साइड की लंबाई होगी 2y, तो
ये वाला हिस्सा हो जाएगा y और ये वाला हिस्सा हो जाएगा y। कई बच्चे हो सकता है इसको कुछ मान लेंगे, y मान लेंगे, फिर ये y/2। ऐसा क्यों करना है हमने? रिलैक्स रखें अपनी कैलकुलेशन को। अब देखो ट्रायंगल एबीसी के अंदर इस वाली साइड और इस वाली साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़कर जो लाइन खींची वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उससे हाफ भी होगी। तो अगर इसकी लंबाई मैं z मान लूँ तो सामने वाली साइड की लंबाई हो जाएगी 2z। तो ये मिड पॉइंट है इसलिए ये भी z ये भी z, 2z को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब ध्यान से देखो जो चार ट्रायंगल हमारे पास हैं उनकी लंबाइयां क्या क्या हैं। देखो ट्रायंगल ए डी ई में तीनों साइड की लंबाई है x y और z, ठीक है। ट्रायंगल डी बी एफ में तीनों साइड की लंबाई है x y और z। ट्रायंगल डी ई एफ में तीनों साइड की लंबाई है x y और z। ट्रायंगल एफ ई सी में तीनों साइडों की लंबाई है x y और z। तो चारों ट्रायंगल के अंदर सारी साइड सेम ही है, सेम ही लंबाई की साइड यूज हुई है। तो एस 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 रूल से चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है सर। अब उत्तर क्या हमारे? तो मेरे भाई जो मैंने मेन ट्रायंगल बनाई थी क्या मैंने वो आइसोस्केलेस बनाई थी? नहीं बनाई। मैंने ऐसा कुछ तो यूज नहीं किया ना कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि कोई भी दो साइड बराबर है, मैंने नहीं यूज किया। क्या मैंने ऐसा बोला था कि उसकी तीनों साइड इक्वल है? आप कोई भी ऐसी तिरछी ट्रायंगल बना लो, चाहे ऐसी, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो ऐसे, तो भी ये जो चारों ट्रायंगल बनेंगी ना ये कॉन्ग्रुएंट बनेंगी, चाहे किसी भी शेप की ट्रायंगल हो। क्यों कॉन्ग्रुएंट बनेगी ये मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, अब इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आगे मैं फिर से याद दिलाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। When the need will fall, then I will remind you. PQRA is a rectangle, ठीक है भाई। AP इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, जो AP है वो 22 सेंटीमीटर है। एंड PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PQ 8 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक बात बताओ, PQ लंबा लग रहा है ना? हाँ जी सर, होना चाहिए था AP को लंबा। तो कई बार ऐसा होता है, अब की बार मैंने PQRA बनाया, अब की बार मैं P यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक। मैं जस्ट खुद याद रख रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें डायग्राम दोबारा बनाना पड़ता है, तो उस चीज़ की टेंशन मत लिया करो, सबके साथ होता है। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, वो क्वेश्चन बताता ही इस तरीके से बता रहा होता है कई बार, क्यों गलती होने के चांसेस हो जाते हैं डायग्राम बनाते हुए। तो AP की लंबाई 22 है और PQ की लंबाई 8 है। और भाई ने क्या बताया है? PQRA एक रेक्टेंगल है। अगर PQRA एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, हाँ जी सर। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, हाँ जी सर। और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, हाँ जी सर। क्लियर है? रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी बता दी जो यूज हो सकती हैं। ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 22 है तो ये भी 22 है, ध्यान रखना। ओके जी। ट्रायंगल ABC is a triangle whose vertices lie on the different sides of PQRA। तो ट्रायंगल ABC, तो A तो यहाँ पर है, अब B और C जो वर्टिसेस हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं? ऑन डिफरेंट साइड्स पर लाई करते हैं, एक साइड पर नहीं। यानी कि जो B और C है, B अलग साइड पर है कहीं ना कहीं, C अलग साइड पर है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। सच दैट BQ इज 2 सेंटीमीटर। तो B को ढूंढो, ये Q है, तो B कहाँ पर हो सकता है? BQ, या तो B यहाँ पर हो सकता है ताकि BQ 2 सेंटीमीटर हो जाए, या यहाँ पर हो सकता है ताकि BQ 2 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है भाई। यहाँ या यहाँ पता नहीं कहाँ पर होगा, देखते हैं। QC इज 16 सेंटीमीटर। तो QC देखो, ये Q है, अगर मैं यहाँ कहीं C बनाऊंगा तो वो 16 सेंटीमीटर का हो ही नहीं सकता। क्यों सर? बिकॉज ये 8 सेंटीमीटर की है पूरी, तो कहीं पर भी रखोगे C को तो 8 से तो छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब C यहाँ पर है कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ पर मान लेता हूँ। ताकि QC 16 हो। अब मुझे पता चल गया BQ कहाँ होगा। सर B यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने बोला था C और B अलग अलग साइड पर हैं, तो B यहाँ पर बनेगा मेरे भाई। और उसने बोला था BQ 2 है, तो ये 2 है, तो ये 6 है। ओके जी, तो ये है ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में चैलेंज आएगा ये ट्रायंगल ABC बनाने में, ठीक है।
अगर आपको चैलेंज आ रहा है तो ये मत सोचना अरे मुझसे तो ये ट्रायंगल ही नहीं बन रही, भाई सबको चैलेंज आएगा इसमें। देन द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, तो साइड ए बी एंड बी सी, तो साइड ए बी का मिड पॉइंट और साइड बी सी का मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसकी लंबाई बताओ। तो भैया इनके मिड पॉइंट को, ट्रायंगल ए बी सी में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो तीसरी वाली साइड का हाफ होती है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये निकालने के लिए मुझे ये निकालनी पड़ेगी, तो इसकी लंबाई निकाल सकता हूँ क्या? देखो ये पूरा 22 था, 22 में से 16 गया तो ये बच गया 6। तो अब आप देखो ट्रायंगल ए सी आर में ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होएगा। 6 8 10, 3 4 5 का डबल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते, ये 6 है ये 8 है, लेकिन वो लगाने की जरूरत नहीं है। ये 10 होएगा तो ये 5 होएगा। क्यों सर? बिकॉज ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई गई लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उससे हाफ होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है जी, देखो जरा एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ अब आपको, मज़ा आ जाएगा। हम अगले कंसेप्ट के ऊपर आ गए हैं भाई, दैट इज ट्विस्टेड ट्रायंगल। अब ट्विस्टेड ट्रायंगल का क्या मतलब है खुद आपको पता लग जाएगा। मैं एक ट्रायंगल को ट्विस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। देखो मेरे पास एक बड़ी ट्रायंगल है जो आपको गुलाबी रंग में दिख रही है, पिंक कलर में दिख रही है। पिंक कलर में दिख रही है कि नहीं? हाँ जी, चमकना पिंक कलर। और उसके ऊपर एक और ट्रायंगल है जो स्काई कलर में, स्काई ब्लू कलर में दिख रही है। हाँ जी सर। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने इस वाली लाइन को, छोटी वाली ट्रायंगल की लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ कर रखा है खुद जानबूझ के। ठीक है, इसको इसके पैरेलल मान लो आप, मैंने ड्रॉ कर रखा है। मान लेते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। मैंने कर क्या रखा है, मैंने बड़ी ट्रायंगल के बेस के पैरेलल एक लाइन खींच रखी है ताकि दो ट्रायंगल क्रिएट हो जाएं, एक छोटी और एक बड़ी, और वो सिमिलर हो। ठीक है, अगर वो ट्रायंगल सिमिलर हुई तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल होएगा कि नहीं? यार ये तो कॉमन एंगल है ना भाई, इसको तो इक्वल होना पड़ेगा। ये तो सेम ही एंगल है दोनों में। आप बोलोगे जी हाँ सर ये वाला एंगल तो कॉमन है, ये तो इक्वल होएगा। हाँ जी। अब मैं क्या करता हूँ, जो एग्जामिनर करता है, मतलब जो इस कंसेप्ट में हुआ है, मैं इस ट्रायंगल को ऐसे पलट देता हूँ। देखना मैंने सबसे पहले क्या किया, जो गुलाबी ट्रायंगल है एग्जैक्टली डिट्टो ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। एग्जैक्टली डिट्टो ये मैंने कंप्यूटर से क्रिएट करी है, सेम साइज की, इसी को कॉपी पेस्ट किया है। मैं इस ट्रायंगल को पलट देता हूँ, ऐसे ट्विस्ट कर देता हूँ। ऐसे ये ऐसे थी, बस मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इसको ऐसे पलटने से इस एंगल की जो साइज है वो तो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का एंगल तो सेम है, और यहां पर भी सेम एंगल थी, सेम ट्रायंगल है बड़े वाली, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम है भाई, इसी की तो मुंडी घुमाई है। तो अब क्या है, बिकॉज ये वाला और ये वाला एंगल सेम है, तो इस ट्रायंगल को मैं उसके अंदर फिट कर सकता हूं। इस ट्रायंगल को मैं उसके अंदर फिट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये दो केस हो गए। क्या केस हो गए देखो, एक बड़ी ट्रायंगल थी ए बी सी, ये है डी ई, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये डी उधर चला गया ऐसे और ये आ गया। अब ध्यान से समझेगा, एक तो होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी, है ना? तो ये आम केस है, ये मेंटोस केस है। देखो केस 1 आप अच्छे से जानते हो। केस 1 के अंदर क्या है, केस 1 के अंदर ये है कि भैया ये जो लाइन है ये बेस के पैरेलल है। हाँ जी सर, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये लाइन बेस के पैरेलल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हो गए, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जी हाँ सर, और अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे वाला तो भैया वैसे भी कॉमन है और वैसे भी इक्वल होगा, चाहे कॉमन ना ही हो। दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे को तो इक्वल होना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि ए डी बटे में ए बी, देखो ए डी बटे में ए बी इज इक्वल टू ए ई बटे में ए सी इज इक्वल टू डी ई बटे में बी सी। ठीक है, ऐसे ही केस 2 के अंदर देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दिया, उठा के
पलट के इसी के अंदर एडजस्ट कर दिया, तो ये डी वाला एंगल उधर चला गया। तो अब आप देखोगे कि कई बार एग्जामिनर पता है क्या करेगा, ये बोलेगा ये वाला एंगल इसके बराबर है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देगा। इस केस को भी वो ऐसे बता सकता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि दो ट्रायंगल है मेरे पास, मतलब दो ट्रायंगल क्या, मान लो ये वाला सीन है और मैं ये बोल दूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दूं, तो उससे हमें क्या पता चल जाता पता है? देखो ट्रायंगल ADE है एक तो, हाँ जी सर, एक ट्रायंगल ABC है, हाँ जी सर, इन दोनों का ये वाला एंगल इक्वल है, आप बोलोगे हाँ जी सर, छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल में। और एक दूसरा एंगल है जो कॉमन है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है कि इक्वल है, वो तो दोनों में कॉमन है। तो छोटी वाली ट्रायंगल के दो एंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा। एग्जामिनर ने मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी थी? मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी थी कि इस डायग्राम के अंदर ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होते ही ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एंगल इक्वल होते ही एक और एंगल तो कॉमन है ही ऑलरेडी, तीसरा एंगल इक्वल हो जाता है इसके इक्वल होते ही ये वाला, और तीनों एंगल इक्वल होते ही ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाती हैं। और ये सिमिलर ट्रायंगल हो गई और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो वैसे भी ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो गया तो इतना लंबा भी क्यों जाए, हैं? इतना लंबा जाने की भी जरूरत नहीं है। देखो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया तो बिकॉज ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये लाइनें पैरेलल हो गई, सीधा एक स्टेप में आ गए, लाइनें पैरेलल हो गई तो ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब वहां पर देखते हैं, अगर एग्जामिनर ने मुझे ये बता दिया, कई बार मैं कंसेप्ट बताते बताते जोश में रहता हूँ, मतलब कि आपको सिखाने के लिए। ऐसे कई बार आपने देखा होगा सर स्पीड में उतावले क्यों हो रहे हो, मतलब मैं एंजॉय करता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ, मैं आपको सिखाऊँ, आपके दिमाग में ये इजीली फिट कर दूँ। देखो एग्जामिनर ने मुझे बताया है कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। आप बोलोगे जी हाँ सर, इन दोनों ट्रायंगल में, ये छोटी वाली में और ये बड़ी वाली में। अगर ये वाला एंगल उसने इक्वल बता दिया तो इन दोनों ट्रायंगल का ये वाला एंगल तो कॉमन है ही। तो बड़ी वाली ट्रायंगल में दो एंगल कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला। छोटी वाली ट्रायंगल में भी दो एंगल हैं, कि ये वाला और ये वाला। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया। भैया तीनों एंगल का सम 180 होता है दो ट्रायंगल में, दो इक्वल हो गए तो तीसरा इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ने कभी आपको सिर्फ इतना बता दिया ना, अगर एग्जामिनर आपको सिर्फ इतना बता देता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो आपको पता लग जाता है ये वाला केस है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये इसके पैरेलल है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर एग्जामिनर आपको ये बता दे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो आपको ये पता लग जाता है कि ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल होंगे और तीसरा कॉमन है। और क्या पता लगता है देखते हैं। देखो तो अगर उसने सिर्फ ये बताया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हमें पता है ये वाला एंगल तो कॉमन है ही, तो फिर जो तीसरा एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, छोटी वाली ट्रायंगल में तीन एंगल कौन कौन से हैं? एक डंडी का, दो डंडी का, तीन डंडी का, वन कर्व, दो कर्व, थ्री कर्व्स, ठीक है। बड़ी वाली ट्रायंगल में वन आर्क, टू आर्क, थ्री आर्क, ठीक है। तो तीनों एंगल सेम है, यानी कि सिमिलर हो गई। तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, वहां से कोई भी ट्रायंगल उठा लो। मैं कौन सी ट्रायंगल उठा रहा हूं? मैं उठा रहा हूं वन आर्क, टू आर्क, थ्री आर्क, DAE मीन्स ट्रायंगल DAE इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब बड़ी वाली ट्रायंगल में मैं लिखूंगा वन आर्क, टू आर्क, थ्री आर्क, यानी कि BAC। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं है कुछ भी DEA, BCA ऐसे कुछ भी कर दोगे। देखना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। कैसे भी उठा लो, 3 2 1 उठा लो, 3 1 2, कैसे भी उठा लो, 1 3 2, बट सेम ऑर्डर में दोनों में उठाना है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं कि EDA, मैं रैंडमली लिख दूं कि EDA इज सिमिलर टू, अब मैं देखूंगा EDA यानी कि 3 1 2, अब मैं लिखूंगा अच्छा 3 1 2, 3 1 2 मीन्स CBA, ठीक है, ठीक है जी। तो भैया अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर मैं बोल रहा था दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। इसमें मैं बोलूंगा दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड
बिकॉज मैंने ट्रायंगल ट्विस्ट कर दी। दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड इज इक्वल टू, अब ये वाली तो सेम ही है, वो सेम ही है ना, डिवाइडेड बाई दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड। ठीक है, तो बिकॉज ये ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है तो आप क्या लिखोगे, आप इसके नीचे ये वाली नहीं लिखोगे, आप इसके नीचे ये वाली लिखोगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करने का मेरे दिमाग में आइडिया आया कि दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। इसमें क्या है, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड और बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड तो सेम ही जगह पे है, बाकी मैंने ट्विस्ट कर दिया तो दिस बाई दिस बड़ी, दिस छोटी बाई दिस बड़ी, ऐसे हो गया। तो मीन्स ए ई डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ई डी डिवाइडेड बाई बी सी। इस चीज को आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेकर बता दिया ये कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा बार रिवाइज भी करा दी सेम चीज़। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, एग्जामिनर ने क्या बताया हमने, इन दी गिवन फिगर इफ ए डी इज 12 सेंटीमीटर, ए डी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए ई इज 8 सेंटीमीटर, ए ई जो है 8 सेंटीमीटर है, एंड ई सी इज 14 एंड ई सी इज इक्वल टू 14, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी? देखो अब ध्यान से, जैसे ही आपको ये पता चला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसे इसी इन्फॉर्मेशन से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। अदरवाइज 70 के ऊपर 70 आता है, ये उधर चला गया, यानी कि भाई साहब ने ट्विस्ट कर रखी है। इसका सीधा मतलब क्या है, ये छोटे वाली ट्रायंगल बड़ी वाली के सिमिलर है, प्लस इस साइड से मैं छोटी वाली साइड उठाऊंगा 8 और इस साइड से बड़ी वाली साइड उठाऊंगा। तो उसने मुझसे पूछ रखा बी डी क्या है, तो अगर मुझे ये पूरी साइड पता लग जाए तो पता लग जाएगा। तो देखो, इस साइड की छोटी साइड यानी कि 12 बटे में इस साइड की बड़ी साइड यानी कि 8 और 14 22, यही है ना, 12 और 8 और इसी 14 है और ए ई 8, ठीक है, इस इक्वल टू इस साइड की छोटी साइड, अब इसको मैं कैसे लिखूं, कुछ ऐसे कर देते हैं, हाँ, है बटे में इस साइड की बड़ी साइड यानी कि ए ई जो कि है 8 बटे में पूरा ए बी, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये ए बी उधर चला जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 44/3। अच्छा, फ्रैक्शन में आ रहा है, मैं सोच रहा है फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। तो ए बी की लंबाई कितनी है 44/3, मुझे तो डी बी की चाहिए, तो 44/3 माइनस 12, 12 3 36, 14 में से 6 गए 8, 8/3 इस द आंसर। मैं इसलिए सोच रहा था कि क्या कुछ मल्टीपल नहीं बैठ रहे, समझ में आ गई बात। अब अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर एग्जामिनर आपको ये बता दे ये वाला एंगल 70 ना बताए, मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल 70 हो गया तो ये वाला कितना हो गया? आप बोलोगे सर इन दोनों का सम 180 है, हाँ जी सर, 180 में से ये गया तो 110 हो गया, ठीक है सर। तो अगर आपको सिर्फ वो ये दो बता देता तो, ऊपर वाला ना बताता, अगर वो आपको सिर्फ ये दो एंगल बता दे और इन दोनों का सम 180 होता हो, तो इसका मतलब ट्विस्टेड ट्रायंगल वाला केस है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो इसको 180 में से घटाकर यहाँ पर लिखोगे तो ये सेम ही आ जाएगा। अगर ये 110 होता है तो 180 में से 110 घटाओगे 70, तो ये सेम ही आ जाएगा। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, और ऐसे डायग्राम बन रहा है, तो भी ट्विस्टेड ट्रायंगल वाला केस है। आगे बढ़ूं, ये देखो ऐसे पूछता है वो, करो तो भैया ये 75 है, ये 105 है, दोनों का सम 180 है, यहीं से मुझे समझ जाना चाहिए, बट ताकि कुछ बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए, 180 में से 105 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 75।
एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है तो दोनों का सम 180 होता है। हाँ जी सर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, यानी कि ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। साफ मेरे पकड़ में आ गया। अब मैं देखता हूँ, देखो क्यू आर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज 14/9, तो क्यू आर डिवाइडेड बाई एक्स वाई, यानी कि अगर ये 14 है तो ये 9 है, तो बड़ी ट्रायंगल की एक साइड बता दी, छोटी ट्रायंगल की एक साइड बता दी, यानी कि बड़ी ट्रायंगल की एक साइड और छोटी ट्रायंगल की एक साइड का रेशियो बता दिया। अब क्या करेगा, अब किसी ट्रायंगल की छोटी या बड़ी में से कोई एक साइड बता देगा, दूसरे की पूछ लेगा, और क्या काम है उसके पास। तो पी वाई इज इक्वल टू 18, तो देखो इधर से छोटी साइड बता दी, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी बड़ी साइड होती है, ये पक्का यहां पर कुछ ना कुछ पूछेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, देख लो, तो मुझे पता है पी वाई बटे में पी क्यू, तो पी वाई है छोटी वाली ट्रायंगल की साइड, पी क्यू है बड़ी वाली ट्रायंगल की, तो छोटी वाली ट्रायंगल की साइड है 9 बटे में बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 14। तो अगर ये 9 का डबल है तो ये 14 का डबल होगा, 28। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, ये बताओ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 85, एंगल आर इज इक्वल टू 65। ओके जी, एंगल क्यू इज इक्वल टू 85, एंगल आर इज इक्वल टू 65, पॉइंट एस एंड टी आर ऑन दी साइड पी क्यू, पी क्यू के ऊपर एस है, ठीक है जी, और इसके ऊपर पी आर के ऊपर क्या है, टी है, सच दैट एस टी आर इज 95। ठीक है, मैं जानबूझ के ये बना रहा हूँ ताकि आपको ऐसे फीलिंग आ जाए, अदरवाइज जनरली तो आप सीधा ही बनाते हो, अदरवाइज आप लोग इसके पैरेलल बना देते हो, आपको ट्विस्टेड ट्रायंगल वाली फील ही नहीं आती। ये मैंने बना दिया 95। ठीक है, देखो कुछ नज़र आ रहा है इसमें, अगर मैं यहाँ से 5 उठाकर इसको दे दूँ तो ये भी 90 बन जाए, ये भी 90 बन जाए, दोनों का सम बन जाएगा 180, यानी कि ये तो वही वाला केस है। ये वाला एंगल 85 है, देख लो, 180 में से इसको घटा के देख लो, ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है ये तो। रगड़ देते हैं फिर, क्या क्या बताया उसने, एंड द रेशियो ऑफ क्यू आर एंड एस टी, तो देखो क्यू आर बड़ी ट्रायंगल की साइड, एस टी छोटी ट्रायंगल की साइड, बता दिया उसने, बड़ी ट्रायंगल की साइड और छोटी ट्रायंगल की साइड का रेशियो बता दिया। अब कहीं और कुछ पूछेगा, इफ पी क्यू, उसने पी क्यू दे दिया तो पक्का पी टी पूछेगा, देखो पी टी पूछ रहा है ना, तो ठीक है जी, तो पी टी जो कि उसने पूछा है बटे में पी क्यू क्या है 21.6 इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड जो कि है 5 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 9। तो भाई ये 24 पर जाएगा, 24 नहीं में 216 होता है, और ये आपको याद होना चाहिए, 24 5 120, 12.0। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, कंफर्टेबल हो गए हो इस कंसेप्ट के अंदर, अब करोगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू 24, एंगल क्यू इज इक्वल टू 58, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर पर एस और टी पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, सच दैट एस टी आर इज 132 एस। आपको मेरे तरीके से बहुत ही बढ़िया डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, ये मैं जानबूझ के 122 डिग्री का इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप फील ले पाओ। इन दोनों का सम 180 है, ये वाला एंगल 58 होएगा। ठीक है, हमें ये वाला एंगल वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे इन दोनों का सम 180 हो आपको समझ जाना चाहिए ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। ठीक है, ये और ये इक्वल है यानी कि ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। ठीक है जी, अब देखते हैं, पी एस इज 14, पी एस 14 है, ये पूरा 24 है, ठीक ये 10 है, बट इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि छोटे ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, यही करते हैं हम तो। पी टी इज 12, ठीक है, ये फिर पी आर पूछ रहा है या टी आर पूछ रहा होगा या आर टी पूछ रहा है, तो हमें एक बात पता है,
इस छोटी ट्रायंगल की साइड पी टी बटे में इधर वाली बड़ी ट्रायंगल की साइड पी क्यू इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड पी एस बटे में उधर वाली बड़ी ट्रायंगल की साइड पी आर। यही करना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो भैया पी टी यानी कि 12, हम डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे लिखेंगे 12 बटे में ये पूरा 24 इक्वल टू 14 बटे में ये पूरा पी आर। तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि 12 का डबल है, 12 का डबल है तो ये 14 का डबल होगा यानी कि 28 होएगा। अगर ये पूरा 28 होएगा तो 28 में से 12 गए ये 16 होएगा, खत्म। और ये काम आप मेंटली कर सकते हो कि अच्छा 12 का इधर डबल है तो 14 का इधर डबल 28 होएगा, 28 माइनस 12 16। बट मुझे तो आपको समझाना है ना, तो कभी भी इस चीज़ से कंपेयर मत करना कि क्वेश्चन कितना जल्दी हो रहा है लेट हो रहा है, कि मैं कितने टाइम में समझा रहा हूँ, मैं कितना लिख रहा हूँ। सिखा रहा हूँ मैं, दिखा नहीं रहा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा तो फिर दिखेगा नहीं कि कैसे सोल्व हो रहा है। ठीक है, करो इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड। ठीक है भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए सी के ऊपर डी है, ए बी के ऊपर ई है। ठीक है भैया, does that angle ADE is equal to angle B, एंगल ADE is equal to angle B। तो उसने देखो बता दिया ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है यानी कि। ठीक है, इफ AE is equal to 8, AE अगर 8 है, CD अगर 3 है, DE अगर 6 है और BC अगर 9 है, ठीक है, देन AD is equal to, तो AD की लंबाई क्या है। तो देखो हम एक्चुअल में एग्जाम में कैसे करेंगे, छोटी ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की साइड पता लग गई तो छोटी की बटे में बड़ी की इज इक्वल टू, अब देखो छोटी की मुझे ये वाली पता है तो 8 बटे में उधर बड़ी वाली की यानी कि ए सी। अब देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 2 का 4 गुना है ना, तो ये 3 का 4 गुना होएगा यानी कि ये 12 होएगा। अगर इस पूरे की लंबाई 12 है, 12 माइनस 3 ये 9 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड, ये एच डब्ल्यू तो नहीं है कि मैंने कोई एच डब्ल्यू करवा दिया हो। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए सी एंड ए बी, डी और ई इनके ऊपर पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल ए डी इज, क्या सेम रिपीट हो गया क्या। अच्छा, ये कब पूछा, ये उसने पूछा सी एच एस एल में, ये भी सी एच एस एल में। ठीक है, ए डी ई इज इक्वल टू, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता किस एग्जाम में पूछा, मैं जस्ट उसका माइंड सेट समझने की कोशिश करता रहता हूँ क्या कर रहा है वो ऐसे। ठीक है, वैसे फर्क नहीं पड़ता। ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी, ये वाला एंगल इसके इक्वल बता दिया तो ट्विस्टेड ट्रायंगल होने के चांसेस है, सिंपली हमें इतना पता है। ए डी इज इक्वल टू 7.6, ए डी 7.6 है, ए ई 7.2 है, बी ई 4.2 है, पॉइंट में आ गया, डरना नहीं है यार, वही काम चलेगा। बी सी इज 8.4, तो पक्का ई डी पूछेगा। देखो डी पूछ रहा है, क्यों, देखो ये इसने कुछ कुछ बता दिया, अब बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड बता दी, तो छोटी ट्रायंगल की ये वाली पूछेगा और क्या करेगा वो, बड़ी और छोटी साइड में कुछ रिलेशन बताएगा, फिर बड़ी और छोटी में कुछ पूछ लेगा। तो अब देखो छोटी वाली ट्रायंगल की साइड है 7.6, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक साइड गिवन है, ये इस छोटी के बटे में ये वाली बड़ी करते हैं, तो 7.6 बटे में ये 7 और 4 11.4 बटे में 11.4 इज इक्वल टू छोटी की साइड बटे में बड़ी की साइड इज इक्वल टू छोटी की साइड जो उसने पूछी है बटे में बड़ी की साइड, खत्म बात। अब 19 का पहाड़ा आता है वो आना चाहिए आपको। ठीक है, 19 चौके 76, ठीक है, 19 छिके 114। अब ये 38 से भी कट रहा था, 38 से काटते तो डायरेक्टली ऐसे कट जाता, बट क्या आपको 38 का पहाड़ा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कई बार लोग मिसगाइड करते हैं 50 तक सीखो,
तुम्हें याद है 50 तक जो बोल रहा है उसको? नहीं है याद, मुझे पता है, मेरे सामने लाओ, 2 मिनट में रगड़ दूंगा। देखो तो, और अगर किसी को याद भी है तो हमें क्यों करने हैं, है ना, हमें जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ो, याद भी हो तो ठीक है। 1900 के 76, 1900 के 114, 25 तक ऐसे ध्यान होने चाहिए कि मतलब 138 दिखा और बोले 23 के 138, 25 तक ऐसे याद करो, फिर देखो कैलकुलेशन कैसी होगी। वो दोनों तरफ से याद होने चाहिए, नंबर दिखा नहीं कि पता लग गया है कितने पर वट इंटू वट है, ठीक है। तो भाई इसको 3 से काट देते हैं, ये 28 थी, ये 84, तो 2.8, तो ये चला जाएगा 28 दूनी 56। या मत बोलना खुद तो 28 का याद करके रखा है, अरे 29 थी 87, 28 थी 84, ये छोटे मोटे तो खुद ही याद हो जाते हैं। 5.6, 32 थी 96, ये तो कैलकुलेशन करते करते आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। पूरा मैथ्स का एक बार भी सिलेबस करोगे याद हो जाएंगे, छोटे मोटे कि 48 इंटू 2 96 है, बार बार जब चीज़ें करते हैं तो अपने आप याद हो जाती हैं। ये बताओ, इन ट्रायंगल एबीसी D and E are the points on side AB and AC, AB और AC पर D और एक पॉइंट है, ये D है, ये E है, तो दैट AED, ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू ABC। मैंने कुछ ज़्यादा करवा दिया इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, कुछ तो इसमें अलग होएगा, देखते हैं। इफ AE इज इक्वल टू 6, BD इज इक्वल टू 2, DE इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 5, तो AB प्लस AC, तो AB प्लस AC की वैल्यू बताओ। कुछ खास अलग नहीं है बट चलो कर लेते हैं। देखो भाई, छोटी वाली ट्रायंगल की साइड पता है, आप बोलोगे जी हाँ। बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड पता है, जी हाँ। चलो पहले मैं वैसे ही लिख देता हूँ कि छोटे वाली ट्रायंगल की साइड, ताकि बाद में भी आपको समझ में आ जाए, बटे में बड़े वाली ट्रायंगल की साइड BC, छोटे वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है AB, इज इक्वल टू छोटे वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड AD, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बड़ी ट्रायंगल की साइड है वो ये है AC, ठीक है। अब करते हैं, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मुझे पता है 3/5 इज इक्वल टू 6 बटे में ये पूरा। अब ये मैं मन ही मन में देख रहा हूँ कि छोटी 3 है तो बड़ी 5 है, तो छोटी 6 है, 3 का डबल है, तो बड़ी 5 का डबल 10 है, तो ये 8 होगा। ऐसे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। अब देखो, छोटी 3 है, छोटी 3 है, बड़ी 5 है, तो छोटी 8 है, तो ये बड़ी पूरी AC ये क्या होएगी, AC को इधर ले आओ, AC इज इक्वल टू 8 5 40/3। उसने क्या पूछा, AC प्लस AB, तो AB की लंबाई क्या है भैया, 8 और 2 10, तो 10 प्लस 40/3, 3 दाई 30 और 40 70/3, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ये लो, सोचो, ये क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया है तो कुछ तो उसी से हिंट मिल जाना चाहिए। बाकी अभी हम जिस तरह के क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में स्ट्राइक ना भी हो, तो टेंशन नहीं लेनी, ना हो तो ठीक है। चलिए जी देखते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर एक टेंजेंट हमारे पास, एक स्पर्श रेखा, अगर सेंटर से लाइन इसको जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो सेंटर से यहाँ पर जोड़ रखा है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ओके। और अगर सेंटर से इसको मैं जोड़ूंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। अब कुछ स्ट्राइक हुआ, अब कुछ स्ट्राइक हुआ क्या मेरे भाई? चलो एक फिर बनाता हूं मैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, हाँ ये ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है ना, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो वही है PS बटे में ये पूरा PQ इज इक्वल टू PA बटे में ये पूरा PR इज इक्वल टू AS बटे में QR, ठीक है। आगे फिर इसके अंदर वो चीज़ें भी यूज होंगी, सर्कल की थोड़ी मोटी नॉलेज भी यूज होगी,
देखते हैं। इन द गिवन फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आइडेंटिकल है, सेम सर्कल है, रेडियस 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये सारे रेडियस है सर्कल के। ठीक है जी, ओके। ए एंड बी आर दी सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, उसने बता दिया है, ठीक है। इफ आर क्यू इज ए टेंजेंट, आर क्यू एक टेंजेंट है, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू, आर क्यू की लंबाई क्या है। अगर आप ये नहीं भी कर पाओ तो टेंशन नहीं लेनी, मजा लो सीखने का, ठीक है। तो ठीक है जी, आर क्यू निकालना है, यानी कि अगर आपको इतना दिख गया कि ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है, तो आपको पता है कि सर बड़ी वाली ट्रायंगल की एक साइड निकालनी है, तो एक तो मुझे छोटी वाली की सेम साइड निकालनी पड़ेगी कोरस्पोंडिंग। सर वो तो निकली हुई है, 4 है, छोटी वाली ट्रायंगल की सेम साइड निकली हुई है, बड़ी वाली ट्रायंगल की उसी के कोरस्पोंडिंग साइड निकालनी है, ठीक है। तो मुझे एक और पेयर चाहिए जिसमें मुझे छोटी वाली ट्रायंगल की साइड पता है और उसी के कोरस्पोंडिंग बड़ी वाली की साइड पता है। तो बड़ी वाली की ये साइड तो आपको पता है, हाँ जी, तो छोटी वाली की ये वाली साइड निकाल लूँ, इसके कोरस्पोंडिंग यही है भैया, इसके बटे में यही करना होता है, फिर इसके बटे में ये करेंगे तो ये आ जाएगा। ये कैसे निकालूं, तो 90 डिग्री का एंगल गिवन है, उसका क्या यूज होएगा, जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल गिवन हो, अगर लंबाइयों की बात है तो पाइथागोरस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी फिगर को मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। ये आप मन ही मन में कर सकते हो। देखो भाई, ये 4 है, हाँ जी, ये कितना है, 4 4 4 12, 4 और 12 पर पाइथागोरस नहीं लगाना, अगर कुछ कट रहा है तो मत लगाओ उसके ऊपर, काट दो। एंड में 4 से गुणा कर देना, 4 से भाग किया था ना, 1 और 3, ये हाइपोटेन्यूज है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, अंडर रूट 8 यानी कि 2√2। आपने 4 से काटा था तो अब गुणा में 4 कर दो, 8√2 है ये, तो दिस इज 8√2, बात खत्म। तो छोटी ट्रायंगल की साइड यानी कि 4 डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल की साइड r³ इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड 8√2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड है 4 4 4 4 यानी कि 16, ठीक है। तो 8 दूनी 16, √2 से मैं इसको काटूंगा, ये √2 पर जाएगा, r³ उधर जाएगा, r³ इज इक्वल टू 4√2, ठीक है। क्लियर है भाई, तो ये वाला कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया। एक कंसेप्ट और करेंगे, छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है बड़ा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको फिनिश कर देंगे इस लेक्चर को। रोज़ थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो ही लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होगा हमें। रोज़ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मार लोगे, ठीक है, थोड़ी सी देर और। चलिए जी, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि 2 एंगल्स इक्वल, 1 एंगल कॉमन एंड 1 एंगल इक्वल। तो एक क्या चीज़ लिखी हुई है बताता हूँ, देखो। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जैसे उसने थोड़ी देर पहले करी ट्विस्टेड ट्रायंगल के अंदर, कि किन्हीं भी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल्स को इक्वल दे देता है, और वो 2 एंगल कैसे भी इक्वल दे देता है, जरूरी नहीं है ऐसे, वो कैसे भी करके किन्हीं भी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल दे देता है। जैसे इस केस में उसने क्या किया, उसने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE में ये एंगल उसने इक्वल बता दिया, और ये एंगल उसने बताया नहीं इक्वल, लेकिन ये कॉमन है, तो 2 एंगल इक्वल दे दिए। तो 2 एंगल इक्वल देते ही तीसरा एंगल इक्वल हो जाता है, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तीनों एंगल इक्वल होते ही। तो अभी मैं कुछ ऐसे केस करूंगा जिनमें ट्विस्टेड ट्रायंगल के डिफरेंट तरीके से, ट्विस्टेड ट्रायंगल में भी यही हो रहा है, उसने एक एंगल इक्वल बताया, दूसरा एंगल कॉमन था, तो 2 एंगल इक्वल हो गए। इन्हें वे उसने 2 एंगल आपको इक्वल बता दिए, 2 ट्रायंगल्स के, छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल बता दिए। इसके 2 एंगल बड़ी वाली 2 एंगल के बराबर थे, तो तीसरा एंगल बराबर हो गया, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तीनों एंगल बराबर होते ही। कई बार वो क्या करता है, दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एंगल कॉमन होता है, जैसे ये वाला कॉमन रहा, एक उसने इक्वल बता दिया। तो ऐसा बताने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि सर ट्विस्टेड में ही बताएगा, कैसे ही बता देगा। देखो देखो, अब आपको इसमें यहाँ पर मैंने फिगर, अच्छा एक फिगर बना रखी है ना, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो देखो ये फिगर यहाँ पर आएगी, मैं यहाँ बना लेता हूँ।
देखो इस पर फोकस करो। तो मैं एक काम करूँ, यहाँ से कुछ भी ऐसे खींच दूँ और मैं बोल दूँ इसमें और बड़े में ये कॉमन हो गया, और मैं बोल दूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू ये वाला। मैंने बोल दिया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। इससे आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, देखना, एक तो बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी हाँ, बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल है ये, और एक छोटी ही ट्रायंगल है बी डी सी जिसके अंदर मैंने एंगल बताया। हाँ जी सर, इन दोनों ट्रायंगल में मैंने एक एंगल इक्वल बता दिया। बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी का एक एंगल और इस छोटी ट्रायंगल बी डी सी का एक एंगल इक्वल है, और एक और एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में मौजूद है। छोटी वाली ट्रायंगल बी डी सी में ही मौजूद है, बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी में ही मौजूद है। एक एंगल मैंने इक्वल बता दिया, एक मैंने कॉमन दे दिया। ये करने के कई तरीके हैं, तो वो हम देख लेंगे ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। डरने की जरूरत नहीं है इसको देख के, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सबसे पहले बच्चों को तो ये सिमिलर ही लिखनी नहीं आती, वो मैं बताता हूँ कैसे लिखोगे। किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लो, बड़ी या छोटी को, ऐसे देखो। मान लो मैंने छोटी को उठा लिया, तो ऐसे देखो, एक आर्क वाला, एंगल्स को मिलाना है बस, एक आर्क वाला, दो आर्क वाला, और तीसरा जो भी है थर्ड एंगल, तो सी डी बी। तो ट्रायंगल सी डी बी, मैंने मन ही मन में क्या सोचा है, सिमिलर होंगे ना, एक आर्क, दो आर्क, तीसरा एंगल। अब बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, बड़ी वाली में एक आर्क वाला, दो आर्क वाला, सी बी ए, ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। ये लिखना आना चाहिए, एंगल से एंगल मैच करना आना चाहिए कि सी डी बी और सी बी ए ये सिमिलर है, ठीक। तो ऐसे करने के कई तरीके हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। जरूरी नहीं है कि एक एंगल कॉमन दे और एक इक्वल दे, कैसे भी करके दो एंगल इक्वल दे सकता है वो, तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल कैसे भी करके उसने इक्वल बता दिए, तो चाहे उसने ऐसे करके बताई, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। जैसे ये देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, हाँ, अब उस बाकी जगह पर उसको इसको करते हैं। मान लो ये डायग्राम है ए बी सी, यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड खींच दी, यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड खींच दी। तो इस फिगर को एक बार अच्छे से समझते हैं, कई बार ये फिगर भी कंफ्यूज करती है। यहाँ पर आप देखो कौन कौन सी दो ट्रायंगल बताऊं मैं, हाँ, ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल सी ए ई। देखो बी ए डी के अंदर एक तो 90 डिग्री वाला है, एक एंगल ए है, और सी ए डी में भी एक, सी ई ए में एक 90 डिग्री वाला है, एक ए वाला है। तो हो गए ना दो एंगल इक्वल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल मैंने पकड़ लिया कि भैया 90 वाला कॉमन वाला और तीसरा डी ए बी, 90 कॉमन तीसरे वाला, तो डी ए बी कर दिया। अब दूसरी में भी 90 कॉमन तीसरे वाला ई ए सी, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि भैया दो एंगल इक्वल हो गए ना, दोनों में एक तो 90-90 का एंगल है, एक कॉमन एंगल है, ठीक है। यहां पर और केस भी बन रहे हैं क्या सिमिलर ट्रायंगल के? जल्दबाजी मत करो आप, तसल्ली से सीख लो, तो शांति से सीख लो, ठीक है। तो शांति से ऑब्जर्व करो, और भी केस बन रहे हैं क्या सिमिलर ट्रायंगल के, सोचो। अगर मैं आपको ये बोल दूं, चलो ये बना ही देते हैं, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो देखो क्या ऐसी दो ट्रायंगल बन गई। देखो इस ट्रायंगल में 90 वाला, ये दो वाला और ये तीसरा है, 90 वाला, दो वाला और ये तीसरा है, तो यानी कि 90 दो और थर्ड वाला, यानी कि ई ओ बी, ट्रायंगल ई ओ बी सिमिलर। तो क्या आप आगे से याद रखोगे कि इसमें ऐसे ऐसे सिमिलर होते हैं? नहीं, जस्ट सीख लो, लिख लो इसको, देन अपने आप आपको आएंगी ये चीजें, रटने की जरूरत नहीं है। जो रटने की है मैं बता दूंगा। क्या लिखा मैंने, ई ओ बी 90 दो वाला इन थर्ड वाला, 90 दो वाला इन थर्ड वाला, यानी कि डी ओ सी, ठीक है। क्या और केस है क्या, वो भी देख लेते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे केस बन जाते हैं, जितने भी अपने लिए रिलेवेंट होंगे वो हम कर लेंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ लूँ और इस ट्रायंगल को, इन दोनों को पकड़ लूँ, तो बात नहीं बनेगी। तो फिर और भी बन जाते हैं, जैसे ये देख लो, अगर आप इस ट्रायंगल को पकड़ लेते हो,
इस ट्रायंगल को पकड़ लेते हो, इसको और इसको, तो यहाँ पर देखोगे ये भी 90 है और ये भी 90 है। ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस बता रहा हूँ मैं, ट्विस्टेड ट्रायंगल। ठीक है, मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यहाँ कि ये ए है, ये डी है और ये बी है, तो यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 90 है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। एक और केस बन गया, तो तीसरा केस भी बन गया, चौथा केस भी बन गया, तो ऐसे कई केस बन सकते हैं। ठीक है, बट जितना कि इस फिगर को डिस्कस करना चाहिए था उतना मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, फिर क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। अब ये बताया जाए, इफ एस इज ए पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, S is a point on side QR of a triangle PQR such that QS is 10, ठीक है भैया, QS is 10 एंड QR is 18, और पूरा QR 18 है तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि S मिडल से थोड़ा उधर बनाएंगे हम, गलती से अगर इधर बना दिया तो। ठीक है, एंड PSR इज इक्वल टू QPR, PSR यानी कि ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू ये पूरा एंगल। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ PR विल बी इक्वल टू, तो PR की लंबाई क्या है, सोचो आप क्या हुआ है। उसने दो एंगल को इक्वल बताया है, तो एक एंगल जो उसने इक्वल बताया है वो तो है ट्रायंगल PSR में, और दूसरा एंगल जो इक्वल बताया है, जो एंगल उसने बोला है ना वही ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल भी 3 पॉइंटों से बनता है, PSR ट्रायंगल भी 3 से बनती है, तो एक ट्रायंगल तो हो गई PSR जिसके अंदर एक ही एंगल है, एक ट्रायंगल हो गई QPR। तो आप सिर्फ ये देख लो, एक तो PSR, एक QPR, फिर से बना रहा हूं मैं, एक QPR, एक PSR, क्या कोई कॉमन एंगल है क्या, ये रहा कॉमन एंगल, ये इक्वल है, ये सॉरी ये दोनों में कॉमन है, बड़ी ट्रायंगल में भी है इस वाली में भी है, एक एंगल तो उसने इक्वल बता दिया, दूसरा कॉमन दे दिया, तो सिमिलर हो गए ना भैया। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा एक आर्क वाला और दो आर्क वाला और थर्ड, यानी कि RSP, ट्रायंगल RSP इज सिमिलर टू, और आपको पता है ट्रायंगल का साइन भी एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, RSP, एक आर्क दो आर्क थर्ड वन। अब बड़ी वाली ट्रायंगल में आ जाओ, एक आर्क दो आर्क थर्ड वन, RPQ। ठीक है सर, ये सिमिलर होगी। अब हम क्या करेंगे सर, तो बिकॉज ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होएगा, तो करेंगे हम कंपेयर। देखो हम सिर्फ इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उसने जो पूछा है उसको भी मैं इन्वॉल्व करूं। अब क्या करेंगे सर, देखो RS बटे में RP, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है। RS वैल्यू गिवन है क्या सर, हाँ जी सर गिवन है 8 बटे में RP, तो RP और PR में तो कोई फर्क नहीं है ना, तो मैंने PR लिख लिया, RP और PR दोनों जगह में सेम ही लिखूंगा, इज इक्वल टू RP बटे में RQ, तो RP यानी कि PR बटे में RQ, RQ कहाँ है, RQ यानी कि 18 इज इक्वल टू SP बटे में PQ, SP की वैल्यू है नहीं, गिवन नहीं है, तो SP लिख लो, बटे में PQ लिख लो। अब आप देखोगे SP और PQ में तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहां पर ये रिलेशन यूज नहीं हो रही इस क्वेश्चन का उत्तर देने में। कई बार तीनों यूज हो जाएंगी, कई बार कोई भी दो यूज हो जाएंगी, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे भी दिमाग नहीं लड़ाना कि कौन सी दो यूज हो जाएंगी, तीनों लिख लो, उसी से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो अगर सिर्फ दो यूज हो रही हैं तो वो भी छांटने लग जाओगे अपने आप। ठीक है, बट उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब ये देखो, इट इंप्लाइज दैट 18 को मैं इधर ले आऊं, 144 इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, PR की वैल्यू 12। मजा आया कि नहीं ये बताओ, अगर मजा नहीं आया दोबारा करो इस क्वेश्चन को, फिर आएगा। आगे बढ़ जाऊं, वो ये बोल रहा है कि कंसीडर द ट्रायंगल ABC शोन इन द फॉलोइंग फिगर, करली कंसीडर। ठीक है, वेयर BC इज इक्वल टू 12, DB इज इक्वल टू 9, CD इज इक्वल टू 6। ठीक है भैया,
एंड एंगल बी सी डी इज बी ए सी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू बी ए सी। तो देखो दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल दे दिए, बी सी डी, एंगल के नाम से ही ट्रायंगल पता लग गया आपको कौन सी, बी सी डी ये वाली ट्रायंगल, और बी ए सी ये वाली ट्रायंगल, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कोई एंगल, ये रहा कॉमन, दोनों ट्रायंगल में है कॉमन। तो इन ये छोटी ट्रायंगल बी सी डी और बड़ी ट्रायंगल बी ए सी, इनमें एक एक एंगल तो इक्वल हैं और एक इसने कॉमन दे दिया भाई ने, तो दो एंगल तो इक्वल हो गए, तो यानी कि हो गई सिमिलर, क्योंकि तीसरा एंगल भी इक्वल हो गया। कैसे भी करके दो एंगल इक्वल दे रहा है वो, तो ठीक है जी। तो छोटी वाली ट्रायंगल में लिख रहा हूं मैं, एक एंगल, एक डंडी, एक आर्क, दो आर्क एंड थर्ड एंगल, तो सी बी डी, सी बी डी इज सिमिलर टू, अब बड़ी वाली ट्रायंगल में मैं लिख रहा हूं, एक आर्क, दो आर्क एंड थर्ड एंगल, तो ए बी सी। अब देखो सी बी बटे में ए बी, तो वेर इज सी बी, क्या पूछ रहा है वो, ये एक बार इसके ऊपर फोकस कर लें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए डी सी, तो ट्रायंगल ए डी सी का पेरीमीटर टू दैट ऑफ ट्रायंगल बी डी सी का पेरीमीटर, उसके लिए मुझे ए डी निकालनी पड़ेगी, ए सी निकालनी पड़ेगी, तभी मैं ए डी सी का पेरीमीटर निकाल पाऊंगा। इसका पेरीमीटर मैं ऑलरेडी निकाल सकता हूं, ठीक है जी, तो निकाल लेंगे। तो देखो सी बी अगर गिवन है तो यहां से उठा लो लेंथ, सी बी यानी कि 12 बटे में ए बी, ए बी। अब कई क्वेश्चन में क्या करना होगा, इस ए बी को लिखना होगा x+9, एक आधे क्वेश्चन में, तो कभी अगर ऐसे सोल्व ना हो तो हम वैसे लिख लिया करेंगे, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू बी डी बटे में बी सी, बी डी यानी कि 9 बटे में बी सी यानी कि 12 इज इक्वल टू सी डी बटे में ए सी, सी डी यानी कि 6 बटे में ए सी, ठीक। अब देखो भाई 3 तिये 9, 3 चौके 12, तो ये इसका कितने गुना है, 4 गुना है, तो ये इसका भी 4 गुना होएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई 16। अगर ए बी की वैल्यू 16 आ गई तो 16 में से 9 गए 7। अब यहां पर देख लो ये इसका 2 गुना है, तो इस 4 का 2 गुना होएगा ये, यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई भैया 8, ए सी की वैल्यू आ गई 8। अब ट्रायंगल ए सी डी का पेरीमीटर क्या होगा, 8 और 7 15 और 6 21, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 9 और 6 15 और 12 27, 3 7 21, 3 ने में 27, 7 बटे 9, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इतना है, बी सी इतना है, ठीक है भैया, पी इज ए पॉइंट, देखते हैं। ए सी इज 8.4, बी सी इज 14, P इज ए पॉइंट ऑन ए बी के ऊपर एक पॉइंट P है, सच दैट सी पी इज 11.2, सी पी, अच्छा ये सी पी इज 11.2 एंड एंगल ए सी पी इज एंगल बी, एंगल ए सी पी ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू एंगल बी। तो देखना ये दोनों ट्रायंगल, एक तो ए सी पी वाली ट्रायंगल हो गई, ए सी पी वाली, और एंगल भी बड़ी वाली ट्रायंगल में यानी कि ए बी सी में। तो इन दोनों ट्रायंगल में जब मैं बना रहा हूं तो ही आपको दिख रहा है दोनों कहां से गुजर रही हैं, ये एंगल ए कॉमन है ये, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये उसने इक्वल दे दिए तो हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हो सर, एक तो ये ए सी पी, ये ए सी पी, तो इसको मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, 1 2 और तीसरा खाली वाला सी ए पी, तो ट्रायंगल सी ए पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल 1 2 थर्ड वन किया है तो बड़ी वाली में करो 1 2 थर्ड वन यानी कि बी ए सी। चलिए जी करते हैं अब काम। देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी, इसके ऊपर ध्यान रखूंगा मैं, इसको भी क्योंकि बीपी की लंबाई पता नहीं, इसको भी मैं इंक्लूड करके रखूंगा। अब देखो सी ए बटे में बी ए, तो सी ए 8.4 बटे में बी ए पता नहीं यार, इज इक्वल टू ए पी
बटे में AC, तो AP बटे, मुझे क्या निकालनी है, BP निकालनी है, AP बटे में AC, AC दैट इज 8.4 इज इक्वल टू CP बटे में BC, CP 11.2 बटे में BC 14। अब इसमें से हो सकता है तीनों हमें चाहिए हो, क्या पता दो चाहिए हो, वो हम इतना अंदाजा लगा लेंगे। हमें निकालनी है BP, तो BP है ये, सर ये तो कहीं पर नज़र नहीं आ रही, तो अगर BP नज़र नहीं आ रही तो भैया इसका मतलब ये है पूरी AB निकलेगी कहीं ना कहीं से और AP निकलेगी, फिर पूरी AB में से AP घटा दूंगा। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो AP भी निकल रही है और AB भी निकल रही है, तो मैं इन दोनों का यूज़ करूंगा तो मुझे मिल जाएगी AP, इन दोनों का यूज़ करूंगा तो मुझे मिल जाएगी AB, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ कि AP इज इक्वल टू, मैं इस 8.4 को उधर ही भेज देता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। यहाँ पर मैंने काटा पीटी मचा दी, वैसे यहाँ से ही मैं कर सकता था, है ना, यो यहीं से कर देते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ, देखो इसके लिए मैंने 0 लगा दी यहाँ पर, जी हाँ 14 के पहाड़े में आता है ये, 14 8 14 8, फिर 4 दूनी 8, क्या 2 चौके 8, 2 5 10। अब देखो ये 5 का कितने गुना है, इसे ही बात बनी नहीं, अरे ठीक है यार कर देते हैं, इन दो यहीं पे कर देते हैं। यहाँ से मैंने क्या लिख लिया कि AP इज इक्वल टू, ऐसा हो जाता है कई बार नहीं निकलता, 8.4 इंटू 4/5, और इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों को मुझे मिल रहा है, इस BA को मैं इधर भेज दूंगा, BA इज इक्वल टू, BA उधर भेजी 5 इधर भेज दिया, तो 8.4 इंटू 5 बटे में 4 नीचे भेज दिया, ठीक है कर लेते हैं। फिर 4 से ये चला जाएगा 21 पर, 21 के 84, यानी कि ये हो जाएगा भाई 21 5 105 10.5, और ये हो जाएगा, अगर मैं ऊपर नीचे 2 दे देता हूँ, ये लो, तो नीचे 10 बन गया, तो एक के बाद पॉइंट, एक के बाद और सरका दूंगा, तो 4 दूनी 8, 8 छके 32, 3 8 8 64 और 3 67, 6.72। मुझे AB मिल गई, मुझे AP मिल गई, AB में से AP को घटा देंगे, उत्तर आ गया। ये दिखेगी नहीं आपको, .78। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से, अननेसेसरीली से भी डरना नहीं है कि अरे ये क्या इतना लंबा हो गया, ठीक है आगे बढ़ जाऊं। ये देख लेता हूं मैं इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं, आज की क्लास में कितने कवर करने ठीक रहेंगे। 3 क्वेश्चन बचे हैं, रगड़ देते हैं तीनों को इस कंसेप्ट के। देखो इन द बिलो फिगर AB इज इक्वल टू 18, BE इज इक्वल टू 6 एंड CD इज इक्वल टू 11, ठीक है भाई। एंगल AED इज इक्वल टू ACB, AED यानी कि ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू ACB, ACB ये वाला एंगल, ध्यान रहे AED इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है सर ये पूरी वाली, और ACB इसको देखो, इन दोनों ट्रायंगल में उसने एक एक एंगल इक्वल दे दिया, क्या कोई ऐसा एंगल है क्या जो इन दोनों के अंदर है? इस ट्रायंगल में एक एंगल तो ये रहा, एक एंगल ये रहा, इस ट्रायंगल में एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तो ये तो 2 एंगल इक्वल दे दिए उसने, यानी कि दोनों ये सिमिलर हो गई, 2 एंगल इक्वल होते तीसरा इक्वल हो गया, सिमिलर हो गई, ठीक है लिखते हैं भैया। तो ये वाली लिख रहा हूं, ये वाली एक आर्क 2 आर्क खाली, यानी कि EAD सिमिलर टू एक आर्क 2 आर्क खाली CAB। अब देखो क्या निकालना है, AD का ध्यान रखेंगे हम। अच्छा AD यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि पूरे AC निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक कोई नहीं, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि AC निकालना पड़ेगा, बस ये करते रहो चुपचाप की EC और CA, ओ सॉरी EA कहाँ पर है, EA 18 और 6 24,
बटे में सी ए। रुको भाई एक बार, हेलो, हाँ जी, देखो ई ए बटे में सी ए इज इक्वल टू ए डी बटे में ए बी। ए डी कहाँ पर है, वो रही ए डी बटे में ए बी, दिस इज ए बी 18 इज इक्वल टू ई डी बटे में सी बी। ई डी बटे में सी बी, तो इनका तो कोई लेना देना लग नहीं रहा आपको, इनमें से कुछ भी पूछा नहीं, तो इसको मैं हटा दूं, ना लिखूं, है ना। ठीक, यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे निकालनी है ये, यहाँ पर ए डी है, देखो ये मुझे निकालनी है, ठीक है। तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, सर कैसे निकालेंगे। अब टाइम आ गया है कि इस ए डी को मैं एक्स लिख दूं, तो फिर मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा। आप लिखोगे यहीं पर एग्जाम में समझाने के लिए कि 24 बटे में सी ए यानी कि 11 प्लस एक्स है, और यहाँ पर एक्स बटे 18। जो मुझे निकालना है उसको एक्स मानना है। क्यों सर, क्योंकि उसको मैं एक्स मान लूंगा। अब मैं ऑप्शन में से वैल्यू पुट कर करके देख लूंगा। जैसे मैं पहले वाला ऑप्शन पुट कर लूँ 27, तो 27 बटे 18 3 बटे 2 हो जाएगा, तो 24 बटे 27, ये तो नीचे वाला बड़ा हो गया, हो ही नहीं सकता। 16 24 बटे 27, और यहाँ पर है 16 बटे 18, तो 2 8 16, 2 नी में 18, 3 8 24, 3 नी में 27, 8 बटे 9 8 बटे 9, दिस इज द आंसर। ठीक है सर, अदरवाइज कैसे करेंगे, इसको उधर जाके गुणा करोगे, ये बन जाएगी भाई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे करेंगे। देखो करते हैं, इसको मैं उधर गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये 18 इधर जाएगा, 18 इंटू 24 उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो 18 इंटू 24 ही लिख दूं क्योंकि तोड़ना ही है। ठीक है, तो अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो 18 इंटू 24 और जिनका सम हो -11। तोड़ो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, तोड़ो, सब कुछ मैं करके दे दूं। ये तोड़ना थोड़ा सा टिपिकल है, तो डरना मत, इसमें टाइम लगेगा। तो अगर आपने थोड़ा सा टाइम लगाया तो और टाइम लगा लो, ये रियल में वैल्यूज ही ऐसी हैं। मैं आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना चाहता कि ये रो दिख तो गई, वैसे मुझे पता है क्या होगा। ठीक है, देखो इसको मैं तोड़ूंगा भैया 6 इंटू 3, इसको मैं तोड़ूंगा 6 इंटू 4। अब मैं कोशिश करूंगा कि 36 और 12 नहीं बना भैया, ना तो 11 सम बना या डिफरेंस ही बन जाए, क्योंकि 1 + 1 माइनस भी हो जाता है ना, नहीं बना। तो इस 6 को मैं फर्दर तोड़ूंगा 2 इंटू 3, इस 6 को मैं तोड़ूंगा 2 इंटू 3, इस 4 को तोड़ूंगा 2 इंटू 2। अब मैं कर करके देखूंगा कि 3 दूनी 6 दूनी 12, या 3 दूनी 6 थी 18, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 और 8, 18 और 8 में 10 का फर्क है, 11 का फर्क नहीं है, ना ही सम 11 है। ठीक है, तो कई बार वैल्यूज ऐसी होती हैं कि वो टाइम लेती है, तो वो नॉर्मल है क्योंकि वो वैल्यूज ही ऐसी हैं। अब देखो अगर आप ऐसे कर दोगे 3 और 3 9, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 9, ये भी 11 नहीं बन रहा। अच्छा एक और 3 है, 3 3 3, तो 16 और 27, इनका डिफरेंस है 11 का, तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि इनमें से एक नेगेटिव है। सम नेगेटिव है यानी कि बड़े वाला नेगेटिव देना पड़ेगा। नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता यानी कि पॉजिटिव वाला उत्तर है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये बताओ, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है भैया, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये सिचुएशन मैंने आपको करवाई थी पहले, ध्यान हो तो।
तो फिर थोड़ी सी तो मैंने जानबूझ के मदद की थी वहाँ पे, थोड़ा सा मैं सोचवा दूंगा। सोचो। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगेगा। अगर आपका लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, उसने दो चीज़ों का प्रोडक्ट दो चीज़ों के प्रोडक्ट के बराबर बता दिया, तो पता है क्या हुआ होगा, कोई ना कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हुई होंगी, उसने ऐसे किया होगा और फिर उसने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा और वो रिजल्ट आपसे पूछ लिया। अब उसने कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर करी हैं, वहां से पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, चलो। तो भैया कोई ना कोई दो ट्रायंगल में सिमिलर करूंगा अब यहाँ पर। हाँ एक बात है, जैसे ये वाली दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, बट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट को कोई नाम देना पड़ेगा, पी क्यू आर एस। वो मैं नहीं दूंगा भैया, उसे कैसे पता चलेगा मैंने यहाँ पर पी क्यू आर एस क्या नाम दिया है, उसको तो वो यहाँ पर इंक्लूड कर ही नहीं सकता। एटलीस्ट इतना तो मैं करूँगा कि देखो देखते हैं भैया क्या करें। पहले तो मैं ये करता हूँ सबसे ओबियस चीज़, दो ट्रायंगल बी ई सी जिसमें 90 का है और ए डी सी जिसमें 90 का है और ये कॉमन है, ठीक है। ये पकड़ते हैं, तो दो आर्क वाला 90 वाला और ये खाली, यानी कि सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए सिमिलर टू, दूसरी ट्रायंगल में आ जाते हैं, दो आर्क वाला 90 वाला और खाली सी ई बी। तो देखो सी डी बटे सी ई लिख ही देते हैं यहाँ पे, सी डी बटे सी ई इज इक्वल टू डी ए बटे में ई बी इज इक्वल टू सी ए, ये पूरा बटे में सी बी। यहाँ से किसी भी दो को पकड़ के बनाई हो गया तो उसने, देखते हैं सी ई इंटू सी बी। अगर सी ई कहाँ है, सी ई यहाँ पर है ही नहीं, ये रहा सी ई इंटू सी बी, बन ही नहीं रहा, सी ई और सी बी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इकट्ठे आ ही नहीं रहे। तो मैं अगला चेक कर रहा हूँ, सी ई इंटू ए सी, सी ई इंटू ए सी देखो इन दोनों से बन रहा है, सी ई को इधर भेजोगे तो सी ई इंटू ए सी इज इक्वल टू ये इधर आएगा सी डी इंटू सी बी। तो क्या सर इस सी ई इंटू ए सी सी डी इंटू सी बी, तो क्या सर इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करने का क्वेश्चन है क्या, इस रिजल्ट को रट ले, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अनसर्टेन लगा होगा कि पता नहीं अगली बार आएगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, है ही अनसर्टेन, सबका टाइम लगेगा। मान लो मेरे सामने एक क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली आएगा तो फिर कैसे पता चलेगा मैं कैसे करूंगा, थोड़ा बदल के दे देगा, दूसरी अलग ट्रायंगल का पेयर ले लेगा, मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा, हिट एंड ट्रायल लगेगा, तो डरना नहीं है। अगर किसी चीज़ का कोई इलाज पॉसिबल है तो तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हें, नहीं है तो भी बताएगा कि इसका इलाज नहीं है उतना, हिट एंड ट्रायल है, तो आपको डरना नहीं है। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी, ठीक है जी। सच दैट बी डी इज इक्वल टू बी सी, तो डी यहाँ पर एक पॉइंट है, सच दैट बी डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है जी। और ये ए बी इज इक्वल टू ए सी उसने बता रखा, मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए जस्ट फॉर यू, ठीक है। तो देखो भाई पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल आइसोस्केलस है, हाँ जी सर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, आप बोलोगे जी हाँ सर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ओके। यानी कि अगर ये वाला एंगल थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, आप बोलोगे जी हाँ सर। और अब ट्रायंगल बीडीसी के अंदर आ जाओ, बीडीसी ये भी आइसोस्केलस है, समद्विबाहु है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी थीटा है, हाँ जी सर। तो अब कुछ वो दिख रहा है आपको, अब कुछ दिख रहा है, सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, दो एंगल थीटा है, ठीक है। इस छोटी वाली ट्रायंगल को देखो, दो एंगल थीटा है, इस ट्रायंगल के दो एंगल और उस ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, सिमिलर होगी, लिख देते हैं। तो देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ये तीसरा एंगल है, मैंने लिख दिया सी बी है। अब सर थीटा थीटा ये लिखा था, तो अब मैं थीटा थीटा ये लिखूं या थीटा थीटा ये, कैसे भी लिख दो यार, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैसे भी लिख दो, सच में फर्क नहीं पड़ता। तो सी डी बी लिख दिया मैंने,
कोई भी एक लिख दो, उससे सोल्व होएगा, क्योंकि थीटा थीटा है, थीटा थीटा है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। अब करते हैं भाई, उसने कुछ बताया भी होएगा ना। ए बी इज इक्वल टू 12.5, बी सी इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी सी। या तो डी सी डायरेक्टली मिलेगा या पूरा ए सी और ए डी मिलेगा, देखते हैं। डी सी डायरेक्टली ही मिल रहा है, तो भैया सी बी बटे सी डी, सी बी यानी कि 5 बटे में सी डी यानी कि डी सी जो हमने निकालना है, बी ए बटे में डी बी, बी ए कहाँ है 12.5 बटे में डी बी पता नहीं हमें, इज इक्वल टू सी ए बटे में सी बी, सी ए बटे में सी बी या बी सी 5। यार ये निकलेगा अभी कि नहीं, डी सी निकालना हमने, बी डी की वैल्यू क्या है, अच्छा ये दोनों बराबर हैं, ये बी डी और सी बी, तो यही 5 हो जाएगी, 5 और 5। ठीक, कौन सी चीज़ है बी डी, अब निकलाएगा। तो ये डी सी इधर जाएगा, इन दोनों को यूज़ करते हुए डी सी इधर जाएगा, 5 और 5 25 इधर आएगा, और ये 12.5 इधर नीचे आएगा। तो 12.5 का टेबल मुझे आता है, उसका डबल ये होता है। तो आंसर इज तो ऑप्शन डी। दैट्स ऑल भाई, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगला जो कंसेप्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, और जो आपका फीडबैक है वो जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उसके अंदर देना, जो भी पेड बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, और फीडबैक ज़रूरी है, दे दिया करो वहाँ पर। मैं कभी कभी उसी दिन नहीं पढ़ता, कुछ दिनों के बाद पढ़ लेता हूँ, बट मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ओके भाई, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।